हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका जीएस स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं आधुनिक भारत से संबंधित 100 प्रमुख सवालों को, खासकर 1885 से लेकर 1947 यानी कि कांग्रेस के स्थापना से लेकर भारत की आज़ादी तक के तमाम घटनाक्रम को आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो 200 से 300 प्रश्नों के जवाब आपको यहाँ से मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा ले ताकि ऐसा ही वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो आज का पहला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए 1884, ऑप्शन बी 1885, ऑप्शन सी 1886 या ऑप्शन डी 1890। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दरअसल 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था, जो कि एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी था। इस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1885। दूसरा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी डब्ल्यू.सी. बनर्जी या ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो अभी पिछले ही प्रश्न में हमने देखा कि 1885 में कांग्रेस का स्थापना होता है और इसके पहले अध्यक्ष होते हैं डब्ल्यू.सी. बनर्जी। बाकी के जो तीन हैं, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले, ये कांग्रेस के नरमपंथी दल के सदस्य थे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तीसरा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में किस अंग्रेज अधिकारी की प्रमुख भूमिका थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में कई लोग शामिल थे, लेकिन उसमें सर्वाधिक जो भूमिका थी वो एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी ए.ओ. ह्यूम की थी। इसलिए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय या ऑप्शन डी बिपिन चंद्र पाल। तो एक ब्रिटिश पत्रकार हुआ वेलेंटाइन चिरोल, जिसने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट जो कि 1910 में प्रकाशित हुई थी, उसमें बाल गंगाधर तिलक को इस नाम से पुकारा था। तिलक ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ देश में उग्र राष्ट्रवाद और पूर्ण स्वराज की अलग जगाई थी, इसलिए उन्हें ये उपाधि दी गई। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। पांचवा प्रश्न है, कांग्रेस के नरमपंथियों की राजनीति का मुख्य तरीका क्या था? ऑप्शन ए क्रांति, ऑप्शन बी हिंसा, ऑप्शन सी प्रार्थना एवं निवेदन या ऑप्शन डी असहयोग। तो अलग अलग समय में हम लोग कांग्रेस के अलग अलग नेतृत्व को देखते हैं। जैसे 1885 से लेकर 1905 तक नरमपंथियों के द्वारा कांग्रेस की गतिविधियों का संचालन किया जाता है, तो वहीं 1905 से लेकर 1920 तक गरमपंथी दल के द्वारा कांग्रेस का संचालन किया जाता है। नरमपंथियों का जो तरीका था वो ज्ञापन प्रतिवेदन था, यानी प्रार्थना और निवेदन के माध्यम से ये अंग्रेजों के समक्ष अपनी बात रखते थे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है ऑप्शन ए 1903, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1906, ऑप्शन डी 1908। तो बंगाल के विभाजन के प्रस्ताव को तो दरअसल 1903 में ही सार्वजनिक कर दिया गया था, लेकिन बंगाल का विभाजन की जो घोषणा है वो 19-20 जुलाई 1905 को किया गया था। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 1905। हालांकि विभाजन लागू 16 अक्टूबर 1905 को किया गया। इस समय भारत का जो वायसराय है वो लॉर्ड कर्जन था, भारत सचिव रिस्ले थे, और बंगाल का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो एड्रयू फ्रेजर था। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। सातवां प्रश्न है, बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? ऑप्शन ए रिपन, ऑप्शन बी कर्जन, ऑप्शन सी डफरिन या ऑप्शन डी हार्डिंग। तो इस सवाल का सही जवाब अभी हमने पिछले ही प्रश्नों में देखा था कि बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड कर्जन। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत सचिव उस समय थे रिस्ले और बंगाल का जो गवर्नर है वो था एंड्रयू फ्रेजर। तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन बी, विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन वायसराय था। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध में प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट, ऑप्शन बी बंगाल विभाजन, ऑप्शन सी साइमन कमीशन या ऑप्शन डी जालियांवाला बाग। तो स्वदेशी आंदोलन जो है ये दरअसल 1905 में शुरू किया गया था। ऑप्शन ए जो है रॉलेट एक्ट ये 1919 में पारित हुआ। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया और जालियांवाला बाग हत्याकांड का जो प्रकरण था ये 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ। तो बंगाल विभाजन जो है वो 1905 में हुआ था। दरअसल 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी और इसी के प्रतिक्रिया में जो भारतीय प्रतिक्रिया थी वो 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में
में प्रदर्शनकारी जमा हुए और वहीं पर बहिष्कार का जो निर्णय है वो पारित किया गया और स्वदेशी आंदोलन चलाने पर सबकी सहमति बनी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बंगाल विभाजन के कारण स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी बदरुद्दीन तैयबजी, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जीना या ऑप्शन डी हकीम अजमल खान। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयबजी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत किसने दिया? यानी कि धन की निकासी का जो सिद्धांत है, भारत से जो लगातार धन निकालकर इंग्लैंड भेजा जा रहा था, उसे सर्वप्रथम किसने उजागर किया? ऑप्शन है ऑप्शन ए आरसी दत्त, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी या ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। दरअसल लंदन में 1867 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की एक बैठक में इंग्लैंड डेप टू इंडिया नामक शोध पत्र में यानी रिसर्च पेपर में पहली बार दादा भाई नौरोजी ने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का 1907 का विभाजन कहाँ हुआ था? यानी वैचारिक मतभेद के कारण कांग्रेस के भीतर जो फूट पड़ी, जो विभाजन हुए, वे किस जगह पे हुए थे? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी बम्बई, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी मद्रास। तो ये जो विभाजन था दरअसल 1907 के सूरत अधिवेशन के दौरान हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। इसी अधिवेशन में कांग्रेस में विभाजन हुआ, जिसमें गर्मपंथी नेता कांग्रेस से बाहर हो गए। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, लाल बाल पाल में पाल कौन थे? ऑप्शन ए विपिन चंद्र पाल, ऑप्शन बी बिपिन बिहारी पाल, ऑप्शन सी बंकिम पाल, ऑप्शन डी बीसी पाल। तो कांग्रेस का जो गरम दल था उसके नेता थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। तो इन्हें ही अक्सर लाल बाल पाल कहा जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें पाल हैं विपिन चंद्र पाल। 13वां प्रश्न है, केसरी समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो केसरी समाचार पत्र दरअसल एक मराठी समाचार पत्र था जो कि 4 जनवरी 1881 को पुणे में इसकी शुरुआत की गई थी और बाल गंगाधर तिलक इसके संस्थापक थे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? ऑप्शन ए 52, ऑप्शन बी 72, ऑप्शन सी 82 या ऑप्शन डी 102। तो WC बनर्जी की अध्यक्षता में पहला अधिवेशन का आयोजन बॉम्बे के एक संस्कृत कॉलेज में किया गया था, जिसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के सूरत विभाजन 1907 का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए बंगाल का विभाजन, ऑप्शन बी अध्यक्ष पद को लेकर विवाद, ऑप्शन सी मुस्लिम लीग का गठन या ऑप्शन डी स्वदेशी आंदोलन की असफलता। तो 1907 में सूरत के अंदर कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था। इसी में कांग्रेस में विभाजन हुआ था, जिसके अंतर्गत गर्मपंथी जो नेता थे वो कांग्रेस से बाहर चले गए थे और कांग्रेस के भीतर हुए इसी विभाजन को सूरत विभाजन भी कहा जाता है। तो इस विभाजन का जो प्रमुख कारण था वो अध्यक्ष पद को लेकर विवाद था। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में बट गई। उग्रवादियों के प्रमुख नेता कौन थे? यानी कांग्रेस जो 2 विचारधाराओं के लोग थे कांग्रेस में, एक नरमपंथी और एक गर्मपंथी। तो गर्मपंथी जो विचारधारा थी उसके नेतृत्व करने वाले उसके जो प्रमुख नेता है वो कौन थे? ऑप्शन ए है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक या ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। तो गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और दादा भाई नौरोजी ये तीनों ही नरमपंथी दल के नेता थे जो ज्ञापन प्रतिवेदन के माध्यम से अपनी बातों को अंग्रेजों के समक्ष रखते थे और संवैधानिक सुधार की मांग करते थे। लेकिन बाल गंगाधर तिलक जो हैं ये गर्मपंथी दल के नेतृत्व करने वाले नेता हैं। तो ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1906, ऑप्शन सी 1907 या ऑप्शन डी 1906। तो 30 दिसंबर 1906 को ढाका में सलीमुल्लाह खां, आगा खां और वकार उल मुल्क के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1906।
अगला प्रश्न है वंदे मातरम गीत किस उपन्यास से लिया गया है? ऑप्शन ए आनंद मठ, ऑप्शन बी दुर्गेश नंदिनी, ऑप्शन सी गोरा या ऑप्शन डी गीतांजलि। तो वंदे मातरम जो गीत है ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा बांग्ला भाषा में रचित एक उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आनंद मठ। अगला प्रश्न है मॉर्ले मिंटो सुधार किस अधिनियम से संबंधित है? ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919 या ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो मॉर्ले मिंटो जो एक्ट था वो संबंधित है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 से। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें मॉर्ले जो था वो भारत सचिव था जो इंग्लैंड में रहता था, और मिंटो जो है लॉर्ड मिंटो वो भारत का तत्कालीन वायसराय था। अगला प्रश्न है होम रूल आंदोलन भारत में किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी तिलक एवं एनी बेसेंट, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू या ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। तो 1916 में तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किया जाता है, जिसमें एनी बेसेंट ने इस आंदोलन के लिए मद्रास में अपना मुख्यालय बनाया था, तो वहीं तिलक ने बेलगांव में अपना मुख्यालय स्थापित किया था। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तिलक एवं एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी 1916 में। अगला प्रश्न है एनी बेसेंट मूलतः किस देश की थी? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी अमेरिका या ऑप्शन डी जर्मनी। तो भारत के अंदर जिन्होंने होम रूल लीग आंदोलन चलाया था एनी बेसेंट, वो मूलतः आयरलैंड की रहने वाली थी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता कब हुआ? ऑप्शन है ऑप्शन ए 1909, ऑप्शन बी 1911, ऑप्शन सी 1916 या ऑप्शन डी 1919। तो 1916 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चंद्र मजुमदार ने किया था, और इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था, जिसे लखनऊ समझौता या लखनऊ पैक्ट के भी नाम से जानते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कोमागाटा मारू घटना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है ऑप्शन ए 1912, ऑप्शन बी 1913, ऑप्शन सी 1914 या ऑप्शन डी 1915। तो कोमागाटू मारू जो घटना है ये दरअसल 1914 में हुआ था। हुआ ये था कि कनाडा के सरकार ने एक नियम बनाया था, वो ये कि केवल उन्हीं भारतीयों को कनाडा प्रवेश की अनुमति मिलेगी जो सीधे भारत से कनाडा आए हों। चूँकि उस समय ऐसा कोई समुद्री मार्ग नहीं था, तो इसका वास्तविक अर्थ यही था कि किसी भी भारतीय को कनाडा में नहीं आने दिया जाएगा। हालांकि उस समय एक अदालती आदेश से उत्साहित होकर गुरदीप सिंह ने सिंगापुर में कोमागाटा मारू नामक एक जहाज़ किराया पर लिया और 376 यात्रियों के साथ कनाडा के लिए रवाना हो गए। हालांकि कनाडा के तट पर ही इन्हें रोक दिया गया और कनाडा में प्रवेश नहीं मिला। इसी पूरे घटना को कोमागाटू मारू घटना के नाम से जाना जाता है, जो कि 1914 में घटित हुआ। अगला और बड़ा आसान सा प्रश्न है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? ऑप्शन है ऑप्शन ए 1913, ऑप्शन बी 1914, ऑप्शन सी 1915, ऑप्शन डी 1916। तो मुझे लगता है इसका जवाब सभी लोग दे देंगे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत लौटे और इसके बाद इन्होंने चंपारण सत्याग्रह के माध्यम से भारतीय राजनीति और स्वतंत्रता संग्राम में अपना कदम बढ़ाया। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1915। 25वां प्रश्न है गांधी जी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया? ऑप्शन है ऑप्शन ए खेड़ा, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी चंपारण, ऑप्शन डी बारडोली। तो गांधी जी जो थे वो अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन जो है वो बिहार के चंपारण जिले में उन्होंने चलाया था। किसान से संबंधित मामलों में ये आंदोलन चलाया गया था। ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब। अगला प्रश्न है रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1920। तो भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए एक एक्ट लाया गया था, उसे ही रॉलेट एक्ट कहा जाता है, जो कि 1919 में लाया गया था। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1919। अगला प्रश्न है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन है 10 अप्रैल 1919, ऑप्शन बी 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन सी 15 अप्रैल 1919, ऑप्शन डी 1 मई 1919। तो ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब में जालियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। 28वां प्रश्न है
असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1921, ऑप्शन डी 1922। तो असहयोग आंदोलन जो है वो मेनली जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में तथा स्वराज की मांग को प्रशस्त करने के लिए 1920 से 1922 के दौरान चलाया गया था। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1920। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन ए तुर्की के खलीफा, ऑप्शन बी अफगान युद्ध, ऑप्शन सी बंगाल विभाजन या ऑप्शन डी स्वदेशी आंदोलन। तो ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, तुर्की के खलीफा। खिलाफत आंदोलन वास्तव में तुर्की के खलीफा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने कब वापस लिया? ऑप्शन है ऑप्शन ए 1921, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1923 या ऑप्शन डी 1924। तो 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर उग्र भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया, जिसके कारण 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। तो इसी हिंसात्मक गतिविधियों को देखते हुए महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया और 12 फरवरी को कांग्रेस की कार्य समिति ने अपने बारदोली बैठक में इससे घोषित कर दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1922। अगला प्रश्न है, किस घटना की वजह से असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था? ऑप्शन ए है जालियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन बी चौरी चौरा कांड, ऑप्शन सी साइमन कमीशन या ऑप्शन डी काकोरी कांड। तो ऑप्शन ए जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड, ये 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ। ऑप्शन सी जो है साइमन कमीशन, ये 1928 में भारत आया। काकोरी हत्याकांड 9 अगस्त 1925 को इसे अंजाम दिया गया। तो असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पीछे का जो मुख्य कारण है, जो मुख्य घटना है, वो चौरी चौरा कांड है। दरअसल 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर उग्र भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसकी वजह से 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। तो इसी हिंसात्मक गतिविधि की वजह से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हंटर आयोग का गठन किस घटना की जांच हेतु किया गया था? ऑप्शन ए है चौरी चौरा कांड, ऑप्शन बी काकोरी कांड, ऑप्शन सी जालियांवाला बाग हत्याकांड या ऑप्शन डी खिलाफत आंदोलन। तो अभी पिछले ही प्रश्न में हम लोगों ने देखा कि 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड को अंजाम दिया गया था। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ। खिलाफत आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था और हंटर आयोग का जो गठन है वो मुख्य रूप से जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किया गया था। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जालियांवाला बाग हत्याकांड। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन आधिकारिक रूप से कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए है 1 अगस्त 1920, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1920, ऑप्शन सी 5 सितंबर 1920 या ऑप्शन डी 1 जनवरी 1921। तो असहयोग आंदोलन जो है, जो मुख्य रूप से जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में तथा खिलाफत के मुद्दे को समर्थन देने के लिए और स्वराज की मांग को प्रशस्त करने के लिए इस आंदोलन की शुरुआत किया गया था। ये दरअसल 1 अगस्त 1920 में आधिकारिक रूप से इसकी शुरुआत हुई थी। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था और 1 अगस्त से इस आंदोलन की आधिकारिक शुरुआत हुई थी। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो 1 अगस्त 1920, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड किस तिथि को हुआ था? ऑप्शन ए है 4 फरवरी 1922, ऑप्शन बी 10 फरवरी 1922, ऑप्शन सी 12 फरवरी 1922 या ऑप्शन डी 15 फरवरी 1922। तो पिछले कई सवालों में हमने इस घटना का जिक्र किया। आपने यदि पिछले सवालों के जवाब को अच्छे से सुना होगा तो इस सवाल का जवाब आप बेहद ही आसानी से दे पाएंगे। दरअसल चौरी चौरा जो कांड है वो 4 फरवरी 1922 को हुआ था। गोरखपुर के चौरी चौरा स्थान पे उग्र भीड़ द्वारा एक पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। तो इसका सही जवाब जो है वो 4 फरवरी 1922, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया था? ऑप्शन ए 5 फरवरी 1922, ऑप्शन बी 10 फरवरी 1922, ऑप्शन सी 12 फरवरी 1922 या ऑप्शन डी 15 फरवरी 1922। तो 1 अगस्त 1920 से आधिकारिक रूप से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी और 4 फरवरी 1922 में चौरी चौरा वाले कांड के वजह से इसे वापस ले लिया गया था। इसके वापस लेने की जो आधिकारिक घोषणा है वो कांग्रेस कार्य समिति की बारदोली बैठक में घोषित किया गया था 12 फरवरी 1922 को। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 12 फरवरी 1922।
अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकृति मिली थी? ऑप्शन ए है लखनऊ अधिवेशन, ऑप्शन बी कलकत्ता अधिवेशन, ऑप्शन सी नागपुर अधिवेशन या ऑप्शन डी सूरत अधिवेशन। तो असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है ये दरअसल कलकत्ता अधिवेशन जो सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी, उसमें इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था और इस प्रस्ताव को स्वीकृति जो मिली थी वो दिसंबर 1920 में नागपुर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता विजय राघवाचार्य कर रहे थे, उसमें मिली थी। तो इस सवाल का सही जवाब जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नागपुर अधिवेशन। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के भीतर प्रो चेंजर्स समूह का नेतृत्व मुख्यतः किसने किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी और राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सीआर दास और मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी पटेल और नेहरू या ऑप्शन डी बोस और तिलक। तो प्रो चेंजर्स जो समूह है वो दरअसल असहयोग आंदोलन के बाद विधान परिषद में प्रवेश के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी दो गुटों में बंट गई थी। एक गुट का नेतृत्व सीआर दास, मोतीलाल नेहरू और विठल भाई पटेल जैसे नेता कर रहे थे जो विधान परिषद में प्रवेश के समर्थक थे। इन्हें ही परिवर्तनवादी या प्रो चेंजर्स कहा गया, तो जिसका नेतृत्व सीआर दास और मोतीलाल नेहरू कर रहे थे। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा जो गुट था नो चेंजर्स यानी अपरिवर्तनवादी, इसके जो नेता थे वो सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं चक्रवर्ती राजगोपालचारी जैसे लोग थे जो विधान परिषद के बहिष्कार को जारी रखना चाहते थे। अगला प्रश्न है, नो चेंजर्स निम्न में से किस नीति के समर्थक थे? ऑप्शन ए विधान परिषद में प्रवेश, ऑप्शन बी सरकारी नौकरी में भागीदारी, ऑप्शन सी रचनात्मक कार्यक्रम एवं बहिष्कार नीति या ऑप्शन डी सशस्त्र क्रांति। तो अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा कि कैसे असहयोग के बाद विधान परिषद में प्रवेश को लेकर कांग्रेस दो गुटों में बटी थी। पहला गुट जो था वो प्रो चेंजर्स यानी परिवर्तनवादियों का था, दूसरा नो चेंजर्स यानी अपरिवर्तनवादी का था। तो अपरिवर्तनवादी का जो नेतृत्व कर रहे थे वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चक्रवर्ती राजगोपालचारी जैसे नेता कर रहे थे जो विधान परिषद के बहिष्कार को जारी रखना चाहते थे और रचनात्मक कार्यक्रम एवं बहिष्कार नीति को आगे बढ़ाना चाहते थे। इसलिए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए गांधी जी और नेहरू, ऑप्शन बी सीआर दास एवं मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस एवं पटेल, ऑप्शन डी राजगोपालचारी एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो पिछले प्रश्नों में हम लोगों ने देखा कि कैसे असहयोग आंदोलन के बाद विधान परिषद में प्रवेश को लेकर प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स के बीच में वैचारिक मतभेद रहे। इसी वैचारिक मतभेद को खत्म करने के लिए और इस समस्या का समाधान निकालने के लिए 1922 में गया में कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया जिसकी अध्यक्षता सीआर दास ने किया। इस अधिवेशन में विधान परिषद में प्रवेश का प्रस्ताव खारिज कर दिया गया, जिससे नाराज होकर सीआर दास अध्यक्ष पद छोड़ देते हैं और मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर 31 दिसंबर 1922 को स्वराज पार्टी के गठन की घोषणा करते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सीआर दास एवं मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत किस वायसराय के शासनकाल में आया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड इरविन, ऑप्शन बी लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड लिनलिथगो या ऑप्शन डी लॉर्ड चेमफोर्ड। तो साइमन कमीशन जो है वो 1928 में भारत आया था और उस समय भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड इरविन था, जो कि 1926 से लेकर 1931 तक भारत में वायसराय के दायित्वों का निर्वहन करता रहा। तो ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? ऑप्शन ए है 1927, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1929 या ऑप्शन डी 1930। तो नेहरू रिपोर्ट जो है ये दरअसल जब साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था तो भारतीयों द्वारा इसका जोरदार विरोध किया गया था। भारतीयों के विरोध से क्रोधित होकर भारत सचिव वर्किंग हेड ने भारतीयों को अपना संविधान बनाने की चुनौती दे दी थी। इसी के परिणाम स्वरूप नेहरू रिपोर्ट अस्तित्व में आया था जो कि 1928 में आया था। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया था? ऑप्शन ए कराची अधिवेशन, ऑप्शन बी लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन सी मद्रास अधिवेशन या ऑप्शन डी नागपुर अधिवेशन। तो पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव है ये दरअसल 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन के दौरान पारित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे और उसी दिन 31 दिसंबर के ही रात को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया था। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस भारतीय नेता ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय या ऑप्शन डी सीआर दास। तो रविंद्रनाथ टैगोर के महान साहित्यिक योगदान और विशेष रूप से इनके काव्य पुस्तक गीतांजलि के लिए
1915 में जॉर्ज पंचम जो कि ब्रिटेन के राजा थे, उनके द्वारा ये उपाधि दी गई थी, नाइटहुड की उपाधि। और साहित्य के क्षेत्र में और कला के क्षेत्र में इनके इसी अतुलनीय योगदान के लिए 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। नाइटहुड की जो उपाधि है वो विशेष रूप से ब्रिटेन साम्राज्य का एक सर्वोच्च और प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान है, और जिसे ये उपाधि मिलती थी उसके नाम के आगे सर लग जाता था। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1930, ऑप्शन बी 12 मार्च 1930, ऑप्शन सी 6 अप्रैल 1930, या ऑप्शन डी 5 मई 1930। तो दांडी यात्रा जो है ये दरअसल सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत माना जाता है। दांडी यात्रा से ही नमक सत्याग्रह भी इसे कहते हैं। महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा के लिए निकले थे, और 24 दिनों की ये पूरी यात्रा हुई थी। 12 मार्च 1930 को निकले थे और दांडी में 6 अप्रैल 1930 को पहुंचकर सांकेतिक रूप से नमक कर का उल्लंघन किया था। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 मार्च 1930। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे से प्रारंभ हुआ था? यानी क्वेश्चन का कहना ये है कि 1930 में महात्मा गांधी ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी, उसकी जो शुरुआत है वो आखिर किस मुद्दे से हुई थी? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट, ऑप्शन बी नमक कानून, ऑप्शन सी पृथक निर्वाचन, ऑप्शन डी बंगाल विभाजन। तो अभी पिछले ही प्रश्न में हमने इसका जिक्र किया था कि दांडी मार्च के माध्यम से महात्मा गांधी दांडी पहुंचते हैं और वहां पे सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नमक कानून तोड़कर महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा था? ऑप्शन है, ऑप्शन ए 12 मार्च 1930, ऑप्शन बी 6 अप्रैल 1930, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1930, या ऑप्शन डी 5 मई 1930। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दांडी मार्च के माध्यम से, जिसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है, 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी अपने 78 अनुयायियों के साथ रवाना होते हैं और 6 अप्रैल को वो दांडी पहुंचते हैं, 6 अप्रैल 1930 को। और उसी दिन वो सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1930, ऑप्शन बी 5 मार्च 1931, ऑप्शन सी 6 अप्रैल 1930, या ऑप्शन डी 5 मई 1930। गांधी इरविन समझौता जो है ये दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल 1930 में महात्मा गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जा रहा था। इसी आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों ने महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू सहित कांग्रेस के लगभग सभी बड़े नेताओं को अलग अलग जेल में बंद कर दिया था। और इसी बीच जब कांग्रेस के बड़े नेता जेल में बंद थे, तो इसी दौरान नवंबर 1930 से जनवरी 1931 के बीच लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन संपन्न होता है। और चूंकि कांग्रेस के सभी नेता जेल में बंद थे, इसलिए कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। तो कांग्रेस की उपस्थिति के बिना गोलमेज सम्मेलन सफल नहीं हो सकता था, इसलिए 26 जनवरी 1931 को महात्मा गांधी को रिहा किया जाता है और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट होता है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 मार्च 1931। इस गांधी इरविन पैक्ट में 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सहमति बनी थी। पहला, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा, भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार होगा, अहिंसक राजनीतिक कैदी रिहा कर दिए जाएंगे, और कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेगी। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए 12 नवंबर 1930, ऑप्शन बी 5 मार्च 1931, ऑप्शन सी 7 सितंबर 1931, या ऑप्शन डी 17 नवंबर 1932। तो अभी पिछले ही प्रश्न में हमने इसका जिक्र किया था कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है वो नवंबर 1930 से जनवरी 1931 के बीच लंदन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। जो इसकी डेट जो है वो 12 नवंबर 1930 से इसका शुरुआत हुआ था लंदन के अंदर। कांग्रेस चूँकि इस सम्मेलन में भाग नहीं ली थी, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन को दबाने के लिए कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जो हैं वो अंग्रेजों के द्वारा जेल में बंद कर दिए गए थे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ऑप्शन ए प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन सी तृतीय गोलमेज सम्मेलन, या ऑप्शन डी किसी में नहीं। तो कुल 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए थे, जिसमें गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 5 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के बीच आयोजित हुआ था। और पहला गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने इसलिए भाग नहीं लिया था क्योंकि इस दौरान वो जेल में बंद थे। 5 मई 1930 से लेकर
25 जनवरी 1931 तक महात्मा गांधी जेल में बंद थे और इसी बीच नवंबर 1930 से जनवरी 1931 के बीच पहला गोलमेज सम्मेलन संपन्न हुआ था। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने इसलिए हिस्सा नहीं लिया था क्योंकि दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता और अंग्रेज़ों की असहयोगात्मक रवैया की वजह से वो तीसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भगत सिंह किस संगठन से जुड़े हुए थे? ऑप्शन है ऑप्शन ए अभिनव भारत, ऑप्शन बी गदर पार्टी, ऑप्शन सी HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, या ऑप्शन डी अनुशीलन समिति। तो भगत सिंह जो है वो सर्वप्रथम 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े हुए थे, लेकिन बाद में चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर 1928 में उसी पार्टी का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह एवं उनके साथियों ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी? ऑप्शन है ऑप्शन ए डायर, ऑप्शन बी सैंडर्स, ऑप्शन सी इरविन, या ऑप्शन डी ओ डायर। तो 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर जॉन सैंडर्स की हत्या की थी। दरअसल ये जो हत्या है ये पहचान में चूक के कारण हुई थी। वो जेम्स ए स्कॉट को मारना चाहते थे क्योंकि लाठी चार्ज का आदेश उसी ने दिया था, परंतु पहचान में चूक के कारण इन लोगों ने जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी थी। इसमें शामिल थे राजगुरु भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद। अगला प्रश्न है, केंद्रीय विधानसभा में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम कब फेंका था? ऑप्शन है ऑप्शन ए 23 मार्च 1931, ऑप्शन बी 8 अप्रैल 1929, ऑप्शन सी 17 दिसंबर 1928, या ऑप्शन डी 26 जनवरी 1930। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली, जो कि आज का जो पुराना संसद भवन है, उसमें पहले विधानसभा आयोजित हुआ करते थे। तो उसमें 8 अप्रैल 1929 को इन दोनों ने मिलकर बम फेंका था। बम फेंकने के पीछे का जो मुख्य कारण था, ब्रिटिश सरकार 2 जन विरोधी बिल पास करने वाली थी। पहला पब्लिक सेफ्टी बिल और दूसरा ट्रेड डिस्प्यूट बिल। ये दोनों ही बिल मजदूरों और भारतीयों के अधिकारों के खिलाफ थे। इसीलिए 18 अप्रैल 1929 को इस बिल के पास होने के दिन ही इन दोनों क्रांतिकारियों ने बम फेंका था। अगला प्रश्न है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? ऑप्शन ए 23 मार्च 1931, ऑप्शन बी 24 मार्च 1931, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1930, या ऑप्शन डी 8 अप्रैल 1929। तो अदालत के आदेश के अनुसार फांसी की तारीख तो तय थी 24 मार्च 1931 को, लेकिन अंग्रेज अधिकारियों ने उससे एक दिन पूर्व ही यानी 23 मार्च 1931 को शाम 7:30 बजे लाहौर के सेंट्रल जेल में इन तीनों क्रांतिकारियों को फांसी पर चढ़ा दिया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 23 मार्च 1931। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक पंचायत यानी कॉम्युनल अवार्ड की घोषणा किसने की थी? ऑप्शन है ऑप्शन ए लॉर्ड इरविन, ऑप्शन बी रेमजे मैकडोनाल्ड, ऑप्शन सी विंस्टन चर्चिल, या ऑप्शन डी लॉर्ड लिनलिथगो। तो सांप्रदायिक पंचायत की जो घोषणा है वो दरअसल ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया था। 16 अगस्त 1932 के इस घोषणा के तहत दलित समुदाय को पृथक निर्वाचक मंडल प्रदान किया गया था। यह घोषणा लोथियन समिति के सुझाव पर आधारित था। इस प्रावधान के विरोध में महात्मा गांधी ने पूना के यरवदा जेल में 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन की घोषणा कर दिया था। अंततः 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर अंबेडकर के साथ गांधी जी का एक समझौता होता है जो कि पूना पैक्ट के नाम से प्रसिद्ध है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रेमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक पंचायत के परिणाम स्वरूप गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच कौन सा समझौता हुआ था? ऑप्शन ए गांधी इरविन समझौता, ऑप्शन बी पूना पैक्ट, ऑप्शन सी लखनऊ समझौता, या ऑप्शन डी दिल्ली समझौता। तो अभी पिछले प्रश्न में हमने इस सवाल के जवाब से संबंधित बातों का जिक्र किया था। दरअसल सांप्रदायिक पंचायत के प्रावधानों के विरोध में महात्मा गांधी पूना के यरवदा जेल में 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं और 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ गांधी जी की एक समझौता होती है, उसे ही पूना पैक्ट कहा जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पूना पैक्ट। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर प्रांतीय चुनाव कब हुए थे? ऑप्शन है 1935, ऑप्शन बी 1936, ऑप्शन सी 1937, या ऑप्शन डी 1939। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर जो पहला प्रांतीय चुनाव था वो 1937 में संपन्न हुआ था, इसलिए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1937। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस
यानी डे ऑफ डिलीवरेंस कब बनाया था? ऑप्शन ए है 12 अप्रैल 1937, ऑप्शन बी 22 दिसंबर 1939, ऑप्शन सी 8 दिसंबर 1940 या ऑप्शन डी 4 अगस्त 1939। तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस दरअसल 22 दिसंबर 1939 को मनाया था। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 22 दिसंबर 1939। इस दिवस को मनाने के पीछे दरअसल सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है और भारत के तत्कालीन ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीय नेताओं या प्रांतीय सरकारों से बिना कोई सलाह किए यह घोषणा कर दी कि भारत भी इस युद्ध में ब्रिटेन की तरफ से शामिल है। इसी की वजह से कांग्रेस पार्टी के सभी प्रांतीय मंत्रियों ने अपने पदों से सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया था और इसी अवसर पर मुस्लिम लीग ने इस दिन को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग को आधिकारिक रूप से किस प्रस्ताव में स्वीकार किया? ऑप्शन ए लखनऊ समझौता, ऑप्शन बी दिल्ली प्रस्ताव, ऑप्शन सी लाहौर प्रस्ताव या ऑप्शन डी कराची प्रस्ताव। तो 23 मार्च 1940 को मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में आयोजित मुस्लिम लीग की वार्षिक अधिवेशन जो लाहौर में आयोजित हुआ था, तो लाहौर अधिवेशन में लाहौर प्रस्ताव के माध्यम से पाकिस्तान की मांग को सर्वप्रथम आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया था। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लाहौर प्रस्ताव। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी इकबाल, ऑप्शन सी चौधरी रहमत अली या ऑप्शन डी सर सैयद अहमद खान। तो पाकिस्तान का सर्वप्रथम प्रयोग चौधरी रहमत अली ने किया था। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी चौधरी रहमत अली, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक छात्र थे। उन्होंने 28 जनवरी 1933 को नाउ और नेवर नाम से एक पर्चा यानी पंपलेट जारी किया था, जिसमें पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल किया गया था। अगला प्रश्न है, अगस्त प्रस्ताव किस वायसराय के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए लिनलिथगो, ऑप्शन बी वेवेल, ऑप्शन सी माउंटबेटन, ऑप्शन डी इरविन। तो अगस्त प्रस्ताव जो था वो दरअसल एक वैकल्पिक प्रस्ताव था जो कि 8 अगस्त 1940 को भारत के तत्कालीन वायसराय लिनलिथगो के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लिनलिथगो। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए 1939, ऑप्शन बी 1940, ऑप्शन सी 1942 या ऑप्शन डी 1930। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो था वो दरअसल महात्मा गांधी जी का एक पहल था जो कि 17 अक्टूबर 1940 को शुरू किया गया था और विनोबा भावे इस सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही थे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? ये लगभग वही सवाल है जिसका जवाब अभी हमने पिछले प्रश्नों में ही देखा है। तो इस सवाल का जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी विनोबा भावे, ऑप्शन सी सरदार पटेल या ऑप्शन डी राजगोपालचारी। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के जो प्रथम सत्याग्रही थे वो विनोबा भावे थे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? ऑप्शन है ऑप्शन ए 15 मार्च 1942, ऑप्शन बी 22 मार्च 1942, ऑप्शन सी 8 अगस्त 1942 या ऑप्शन डी 3 जून 1945। तो क्रिप्स मिशन जो है वो 22 मार्च 1942 को भारत आया था। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। उस समय के तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था 22 मार्च 1942 को। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन से संबंधित है? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन या ऑप्शन डी खिलाफत आंदोलन। तो करो या मरो का जो नारा था वो महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लिनलिथगो, ऑप्शन बी वेवेल, ऑप्शन सी माउंटबेटन या ऑप्शन डी इरविन। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय दरअसल भारत का जो वायसराय था वो लिनलिथगो था, जो कि 1936 से लेकर 1943 तक भारत में वायसराय के पद पर आसीन रहा था। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लिनलिथगो। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किसने किया था? ऑप्शन ए रास बिहारी बोस, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी भगत सिंह या ऑप्शन डी राजगुरु। तो आज़ाद हिंद फौज का जो पुनर्गठन है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1943 में किया गया था। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। आज़ाद हिंद फौज के अगर मूल संस्थापक की बात करें तो कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा 1942 में इसकी स्थापना की गई थी और रास बिहारी बोस जो कि एक अनुभवी भारतीय क्रांतिकारी थे, वे इस संगठन के वैचारिक मार्गदर्शक थे। उन्होंने ही 1943 में इस संगठन के संचालन का जो दायित्व है वो सुभाष चंद्र बोस को सौंपा था।
अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? ऑप्शन ए 15 मार्च 1946, ऑप्शन बी 24 मार्च 1946, ऑप्शन सी 16 मई 1946 या ऑप्शन डी 3 जून 1947। तो कैबिनेट मिशन जो है ये दरअसल 24 मार्च 1946 को भारत आया था। इसके 3 सदस्य थे, एवी अलेक्जेंडर जो नौसेना प्रमुख था, पैथिक लॉरेंस जो भारत सचिव था एवं क्रिप्स जो व्यापार मंडल का अध्यक्ष था। इस कैबिनेट मिशन के इन्हें दो प्रमुख दायित्व सौंपा गया था। पहला भारत में सत्ता हस्तांतरण करना एवं संविधान सभा का गठन करना। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को कब गिरफ्तार किया गया था? ऑप्शन ए 8 अगस्त 1942, ऑप्शन बी 9 अगस्त 1942, ऑप्शन सी 10 अगस्त 1942 या ऑप्शन डी 15 अगस्त 1942। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया एक बेहद ही महत्वपूर्ण आंदोलन था जो 1942 में शुरू किया गया था। 8 अगस्त 1942 को इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी और उसके अगले ही दिन यानी 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू सहित कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी, 9 अगस्त 1942। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी आचार्य JB कृपलानी, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के दायित्व का निर्वहन दरअसल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया जा रहा था। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न है, दरअसल ये भी भारत छोड़ो आंदोलन से ही संबंधित है। प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दमन के लिए अंग्रेजों ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑप्शन ए ऑपरेशन बारबारोसा, ऑप्शन बी ऑपरेशन सिलायन, ऑप्शन सी ऑपरेशन जीरो आवर, ऑप्शन डी ऑपरेशन पोलो। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दमन के लिए दरअसल अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर चलाया था। इसी ऑपरेशन के तहत 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑपरेशन जीरो आवर। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारत को कितने समूहों में बांटने का प्रस्ताव था? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5। तो कैबिनेट मिशन योजना जो थी जो 24 मार्च 1946 को भारत आई थी, जिसमें 3 प्रमुख सदस्य थे और इस योजना के तहत भारत को 3 अलग अलग समूहों में, ग्रुप्स में बांटने का योजना था। ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए जो हिंदू बहुल क्षेत्र था, ग्रुप बी जो पश्चिम के मुस्लिम प्रांत थे और ग्रुप सी जो पूरब के मुस्लिम प्रांत थे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत को 3 ग्रुप्स में बांटने का प्रस्ताव था। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन 1946 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति उसका सदस्य नहीं था? यानी 24 मार्च 1946 को जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो हम लोगों ने देखा था कि उसमें 3 प्रमुख उसके सदस्य थे। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्ति उस कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन बी सर स्टैफर्ड क्रिप्स, ऑप्शन सी एवी अलेक्जेंडर या ऑप्शन डी लॉर्ड वेवेल। तो ऑप्शन ए जो है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये भारत सचिव था और ऑप्शन बी जो है सर स्टैफर्ड क्रिप्स, ये व्यापार मंडल का अध्यक्ष था और एवी अलेक्जेंडर जो है ये नौसेना प्रमुख था। तो ये तीनों ही जो लोग हैं ये उस समय कैबिनेट मिशन के सदस्य थे और ऑप्शन डी जो है लॉर्ड वेवेल, वो भारत का वायसराय था और ये कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अध्यक्ष के समय पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव था वो दरअसल 19 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अध्यक्ष ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी सरदार पटेल या ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना दरअसल 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। उस समय सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उसी दौरान इन्होंने कांग्रेस के भीतर ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। इसलिए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद शुरू हुआ? ऑप्शन ए बंगाल विभाजन, ऑप्शन बी जालियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन सी साइमन कमीशन
या ऑप्शन डी काकोरी कांड। तो असहयोग आंदोलन जो है वो गांधी जी के नेतृत्व में 1920 में शुरू किया जाता है और ऑप्शन ए जो है इसमें बंगाल विभाजन ये 1905 में हो गया था। ऑप्शन सी जो है साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। ऑप्शन डी जो है काकोरी कांड ये 1925 में हुआ था। तो इस सवाल का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी होगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उसके अगले ही साल असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के समय जवाहरलाल नेहरू की क्या भूमिका थी। यानी कि 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की क्या भूमिका थी। ऑप्शन ए है आंदोलन का नेतृत्व किया था। ऑप्शन बी अंग्रेजों का समर्थन किया था। ऑप्शन सी गिरफ्तार होकर जेल भेजे गए थे या ऑप्शन डी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू गिरफ्तार होकर जेल भेज दिए गए थे। तो ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है काकोरी कांड किस तिथि को हुआ था। ऑप्शन ए 9 अगस्त 1925, ऑप्शन बी 18 अप्रैल 1929, ऑप्शन सी 23 मार्च 1931, ऑप्शन डी 17 दिसंबर 1928। तो काकोरी कांड जो था वो दरअसल 9 अगस्त 1925 को हुआ था। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है काकोरी कांड में निम्न में से कौन सा क्रांतिकारी शामिल नहीं था। ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन बी अशफाक उल्ला खां या ऑप्शन सी राजेंद्र लाहिड़ी या ऑप्शन डी चंद्रशेखर आज़ाद। तो काकोरी कांड जो 9 अगस्त 1925 को इस घटना को अंजाम दिया गया था इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी ये तीनों लोग शामिल थे और ऑप्शन डी जो है चंद्रशेखर आज़ाद ये काकोरी कांड में शामिल नहीं थे। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अशफाक उल्ला खां को फांसी किस स्थान पर दी गई थी। ऑप्शन ए लखनऊ जेल, ऑप्शन बी फैजाबाद जेल, ऑप्शन सी गोरखपुर जेल या ऑप्शन डी इलाहाबाद जेल। तो अशफाक उल्ला खां जो कि 9 अगस्त 1925 को जो काकोरी कांड हुआ था उसमें दोषी पाए गए थे और अंग्रेज़ों द्वारा गिरफ्तार करके इन्हें फांसी दिया गया था। तो इनकी जो फांसी है वो फैजाबाद जेल में दी गई थी। ऑप्शन बी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। इनके अतिरिक्त इसी घटना से संबंधित 2 अन्य लोगों को भी फांसी दिया गया था। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी इन्हें 17 दिसंबर 1927 को गोंडा जिला के जेल में फांसी दिया गया था और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल इन्हें 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में फांसी दे दिया गया था। अगला प्रश्न है खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी। ऑप्शन ए 11 अगस्त 1908, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1909, ऑप्शन सी 9 अगस्त 1907 या ऑप्शन डी 23 मार्च 1910। तो खुदीराम बोस को जो फांसी है वो दरअसल मुजफ्फरपुर षड्यंत्र में आरोपी पाए जाने के कारण दिया गया था और 11 अगस्त 1908 को उन्हें फांसी दी गई थी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दे दी गई थी। अगला प्रश्न है खुदीराम बोस किस घटना से संबंधित थे। ऑप्शन ए काकोरी कांड, ऑप्शन बी अलीपुर बम कांड, ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर बम कांड या ऑप्शन डी जालियांवाला बाग। तो खुदीराम बोस जो थे वो 30 अप्रैल 1908 को जो मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था उसमें शामिल थे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर बम कांड। अगला प्रश्न है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी अंबिका चरण मजुमदार या ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक साथ आए थे उस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो दरअसल अंबिका चरण मजुमदार के द्वारा किया गया था। तो इस सवाल का जो सही जवाब है ऑप्शन सी अंबिका चरण मजुमदार। अगला प्रश्न है ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया था। ऑप्शन ए 12 दिसंबर 1911, ऑप्शन बी 6 जनवरी 1912, ऑप्शन सी 16 अक्टूबर 1911 या ऑप्शन डी 15 दिसंबर 1911। तो भारत की जो राजधानी है वो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी 12 दिसंबर 1911 को। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 12 दिसंबर 1911। अगला प्रश्न है वर्ष 1911 में जब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई तब भारत का वायसराय कौन था। ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो या ऑप्शन डी चेम्सफोर्ड। तो 1911 में जब ये घोषणा हुई तो उस समय भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग का मुख्यालय कहाँ था। यानी 1916 में एनी बेसेंट ने जो होम रूल लीग की शुरुआत की थी उसका मुख्यालय कहाँ था। ऑप्शन ए बम्बई, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी कलकत्ता या ऑप्शन डी दिल्ली।
तो इस सवाल का जो सही जवाब है, एनी बेसेंट द्वारा जो स्थापित होम रूल लीग का मुख्यालय था वो मद्रास के अंदर खोला गया था। तो ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वायसराय के समय बंगाल विभाजन 1905 हुआ था? यानी 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग या ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन। तो बंगाल विभाजन के समय भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड कर्जन था। ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। दरअसल लॉर्ड कर्जन जो है वो 1899 से लेकर 1905 तक भारत का वायसराय रहा था। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए 3 जून 1947, ऑप्शन बी 4 जुलाई 1947, ऑप्शन सी 18 जुलाई 1947 या ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जिसके तहत भारत को स्वतंत्रता मिली, ये दरअसल 28 जुलाई 1947 को पारित किया गया था। ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के विभाजन की योजना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन, ऑप्शन बी माउंटबेटन योजना, ऑप्शन सी वेवेल योजना या ऑप्शन डी क्रिप्स मिशन। तो विभाजन की जो योजना था वो दरअसल माउंटबेटन योजना के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसे 3 जून की योजना भी कहा जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी माउंटबेटन योजना। इसी योजना के तहत 15 अगस्त 1947 को औपचारिक रूप से सत्ता हस्तांतरण की तिथि तय की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय भारत का अंतिम वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड वेवेल, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी लॉर्ड लिनलिथगो या ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन। तो भारत जब स्वतंत्र हो रहा था तो उस समय भारत का जो अंतिम अंग्रेज वायसराय था वो लॉर्ड माउंटबेटन था, और भारत के स्वतंत्रता के बाद यही लॉर्ड माउंटबेटन पहला गवर्नर जनरल बनता है भारत का। तो इस सवाल का जो सही जवाब है ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी राजगोपालचारी, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे, भारतीय गवर्नर जनरल थे, वे सी राजगोपालचारी थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? ऑप्शन ए माउंटबेटन योजना, ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन सी वेवेल योजना या ऑप्शन डी क्रिप्स मिशन। तो भारतीय संविधान सभा का जो गठन था वो दरअसल कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था, जो 24 मार्च 1946 को भारत आया था। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ। अगला प्रश्न है, किसने क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को एक पोस्ट डेटेड चेक कहा था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। तो क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को पोस्ट डेटेड चेक महात्मा गांधी ने कहा था। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद 3 मई 1940 को किस अग्रगामी दल यानी पार्टी की स्थापना की थी? ऑप्शन ए आज़ाद हिंद फौज, ऑप्शन बी फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन सी सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी या ऑप्शन डी स्वराज पार्टी। तो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पद से इस्तीफा देने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, 1946 की अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के किस नेता को वित्त मंत्री बनाया गया था? ऑप्शन ए लियाकत अली खां, ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी गजनफर अली खां या ऑप्शन डी आसफ अली। तो 1946 में जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था उसमें मुस्लिम लीग के नेता लियाकत अली खान को वित्त मंत्री बनाया गया था। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन बी मॉर्लेमेंटो एक्ट, ऑप्शन सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या ऑप्शन डी भारतीय परिषद अधिनियम। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 जो था उसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड भारत के तत्कालीन वायसराय।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई थी? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1853। तो भारत में पहली बार प्रांतीय स्वायत्तता जो लागू की गई थी वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत लागू की गई थी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम वायसराय था, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन भारत का प्रथम वायसराय था, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था या ऑप्शन डी लॉर्ड वेवेल स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल था। तो लॉर्ड कैनिंग जो था वो भारत का प्रथम वायसराय था और लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय था। तो ऑप्शन सी जो है लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय। अगला प्रश्न है, भारत में वायसराय का पद किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन सी भारत शासन अधिनियम 1858 या ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1919। तो भारत में वायसराय का पद जो था वो भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत स्थापित किया गया था। दरअसल 1857 की क्रांति के उपरांत भारत शासन अधिनियम 1858 आया था और उसी में गवर्नर जनरल के जगह पर वायसराय के पद को बनाया गया था। तो 100वां और आज का अंतिम प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल किस आंदोलन के कारण सरदार की उपाधि से प्रसिद्ध हुए? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी खेड़ा सत्याग्रह, ऑप्शन सी बारडोली सत्याग्रह या ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सरदार पटेल जो थे वो सरदार की उपाधि से उन्हें प्रसिद्धि जो मिली वो बारडोली सत्याग्रह के माध्यम से मिली। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो और आपने कितने सवालों को हल किया, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और भी ऐसे सवालों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।